बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 7 अक्टूबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। तो दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार के इन जिलों में आज होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट। बिहार के मुस्लिम कॉलेज का तुगलकी फरमान, लड़के लड़कियों के साथ बैठने, हंसी मजाक करने और बातचीत करने पर रद्द होगा एडमिशन। बिहार में आफत की बारिश, कई नदियां खतरे के निशान के पार, अलर्ट जारी। राहुल गांधी के नए पपी नूरी के नाम पर बवाल, एआईएमआईएम नेता ने कहा मुस्लिम बेटियों की बेइज्जती कर रही है कांग्रेस नेता। लालू से मिलने पहुंचे भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, आरजेडी सुप्रीमो संग किया डिनर, क्या है सियासी माने, आपको आगे बताएंगे विस्तार से। बिहार में बनेंगे 11 ट्रामा सेंटर, रोड में तैयार, स्वास्थ्य सचिव ने जिलों की सिविल सर्जनों के साथ की समीक्षा। जातीय गणना की रिपोर्ट पर अब जेडीयू सांसद ने उठाए सवाल, राजधानी पटना में बुला ली बड़ी बैठक। पैसे निकालने और फिर जमा करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा बैंक, घर पर मिलेगी सारी सुविधाएं, जाने एसबीआई का नया प्लान। देश में अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है ये संकेत, गांव में बढ़ रही है काम वालों की संख्या। बिहार में तेज बारिश के बाद उफान पर नदियां, मैदानी इलाकों में पानी फैलने से बाढ़ की स्थिति, आवागमन प्रभावित। तेजस्वी यादव ने दिया भूमि सुधार कानून लाने का संकेत, जाने क्या है कारण, आगे बताएंगे विस्तार से। बिहार में जातीय गणना के आंकड़े को लेकर के विवाद जारी, बक्सर और रोहतास में लोगों ने फूंका नीतीश कुमार का पुतला, चुनाव में दिखा देंगे औकात। जातीय गणना पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, देना होगा जवाब, जाने कोर्ट ने क्या कहा। प्रेमी के लिए साहिल लिंग परिवर्तन करा करके बना रिया, फिर भी बॉयफ्रेंड ने ठुकराया, जाने इस हैरान कर देने वाला मामला के बारे में विस्तार से। बिहार में मुर्गी पालन के लिए मिलेंगे 30 लाख रुपए, प्रक्रिया शुरू, कैसे आप उठाएंगे लाभ, आगे बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। दोस्तों अब बात करते हैं विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार में तेज बारिश के बाद एक बार फिर से नदियां उफान पर है, जब मैदानी इलाकों में पानी फैलने के कारण आवागमन प्रभावित है। जब पिछले 3 से 4 दिनों से नदियां का जलस्तर बढ़ रहा है। झारखंड से बिहार आने वाली नदियां कोआ, गेरुआ, भैना, घोगा आदि नदियां उफान पर है। मैदानी इलाकों में पानी भर जाने के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। भागलपुर में स्थित कहलगांव में दर्जनों गांव में पानी भर गया है। यहाँ की स्थिति खराब है। यहाँ तक कि गांव के लोगों को अब आवाजाही में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धान की फसल नदी के पानी से बर्बाद होने लगी है। इस कारण किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके पास ज्यादा जमीन है, यही लैंड लॉर्ड है। जिनकी आबादी ज्यादा है उसके पास जमीन है ही नहीं। तेजस्वी यादव के इस बयान से बिहार में भूमि सुधार कानून की आहट सुनाई देने लगी है। जब बिहार में हुई जातिगत गणना की उस रिपोर्ट को अभी सामने नहीं लाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि किस जाति के पास कितनी जमीन है। जब ये आंकड़ा सामने आएगा तो फिर काफी चौंकाने वाला होगा। तेजस्वी यादव ने भूमि सुधार कानून लाने का संकेत भी दे दिया है। जब बिहार में 16 जून 2006 को डी बंदोपाध्याय की अध्यक्षता में भूमि सुधार का गठन किया गया था। रिपोर्ट आने के बाद बिहार की राजनीति काफी गर्म हो गई थी। स्वर्ण नेताओं ने इसका खूब विरोध किया था। अफसरों ने अंदर खाने से इसका विरोध किया। जहां भाकपा माले ने इसे लागू करने के लिए लंबा आंदोलन चलाया, लेकिन नीतीश सरकार इसे लागू करने का साहस नहीं दिखा पाई। तेजस्वी यादव के इस ताजा बयान से भूमि सुधार आयोग की रिपोर्ट को लागू किए जाने को लेकर के तैयारी की आहट मिलने लगी है। लोग आमतौर पर ये समझते हैं कि जिनके पास ज्यादा जमीन है उनसे लेकर के गरीबों को जमीन दे दिया जाएगा, जहां दे दी जाएगी, यही भूमि सुधार है।
बंदोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जमीन जिनकी है उनकी ही रहेगी, लेकिन बटाईदारों का रजिस्ट्रेशन होगा ताकि सरकार की सुविधाएं उन्हें मिल सके, जहां उत्पादकता बढ़ सके। जमीन की मालिकाना हक को समाप्त करने के लिए बटाईदार नहीं है, जहां इस बटाईदारी कानून को भी बिहार में लागू नहीं किया जा सका और फिर बटाईदारों की स्थिति तो खराब ही है, जहां अनाज की उत्पादकता भी कम है। दोस्तों बात करते हैं कि 31 जुलाई 2022 का वह दिन था जब पटना में बीजेपी के साथ मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहली बार क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की बात कही थी। जहां 9 दिन बाद बिहार की एक क्षेत्रीय पार्टी जेडीयू के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर के 10वें दिन आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ महागठबंधन की सरकार बना लिए थे। लेकिन फिर से 14 महीने के बाद जेपी नड्डा ने पटना के कैलाशपति मिश्रा जन्माष्टमी समारोह में फिर से क्षेत्रीय पार्टियों के समाप्त होने की बात कर दी है। जब नड्डा ने पहली बार ये बात कही थी तब नीतीश कुमार ने खुद तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा था कि नड्डा को ये बोलने से पहले सोचना चाहिए था, हम गठबंधन में हैं। यह नीतीश 17 साल से राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को पटना में कहा कि अब हमने दूसरों के कंधे पर बैठना बंद कर दिया है और बिहार में अब हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे। हम अपने कंधे को मजबूत करेंगे और फिर 2025 में बिहार में भाजपा की सरकार बनाएंगे। जेपी नड्डा का बयान नीतीश कुमार के जेडीयू की एनडीए में वापसी की अटकलों पर भी एक जवाब है और साफ करता है कि दरवाजा बंद की बात ही मौजूदा स्थिति है। जेपी नड्डा ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को इंडिया गठबंधन की पार्टियों का आधार बताते हुए कई क्षेत्रीय पार्टियों और फिर उनके नेताओं का नाम गिनाया और फिर कहा कि पहले ये क्षेत्रीय दल बनते हैं, फिर ये परिवार की पार्टी बन जाते हैं, इसलिए परिवार की राजनीति और फिर क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना जरूरी है। 2022 में जेपी नड्डा ने कहा था कि हम अपनी विचारधारा पर चलते रहे तो फिर सभी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएगी, बस बीजेपी बची रहेगी। दोस्तों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के नेता मोहम्मद फरहान ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। मोहम्मद फरहान ने राहुल गांधी द्वारा अपने कुत्ते का नाम नूरी रखने के लिए उनकी आलोचना की है। मोहम्मद फरहान ने इसे मुस्लिम बेटियों का अपमान बताया है। राहुल गांधी ने हाल ही में अपनी मां सोनिया गांधी को गिफ्ट दिया है, उन्होंने अपनी मां की नूरी नाम कुत्ता बताया है। राहुल गांधी द्वारा अपने कुत्ते का नाम नूरी रखने पर आपत्ति जताते हुए मोहम्मद फरहान ने कहा है कि जब राहुल गांधी ने अपने पालतू कुत्ते का नाम नूरी रखा है तो फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है। राहुल गांधी की हरकतें निंदनीय और फिर शर्मनाक है। कुत्ते का नाम नूरी रखना उनका अपमान है। मुस्लिम बेटियों का ये नाम है और ये मुस्लिम बेटियों और फिर मुस्लिम समुदाय के प्रति गांधी परिवार के सम्मान पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने बुधवार को नूरी नाम के एक पालतू कुत्ते को अपने परिवार के नए सदस्य के रूप में जोड़ने का एक वीडियो शेयर किया था। वीडियो में राहुल गांधी अपनी मां और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से उपहार में लिफ्ट बॉक्स को खोलने का आग्रह करने से पहले कहते हैं कि मां के लिए थोड़ा आश्चर्य है। राहुल गांधी ने अगस्त में नॉर्थ गोवा के पामुसा में एक कुत्ते के घर से 3 महीने के जैक रसेल टेरियर पापी को गोद लिया था। राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के घर पहुंचते हैं और फिर उन्हें नूरी से मिलवाते हैं। सोनिया गांधी नूरी को देखकर कहते हैं कि वह बहुत प्यारी है। जी हाँ, वीडियो में नूरी को सोनिया गांधी और फिर उसके पालतू कुत्ते लापो के साथ खेलते हुए और फिर मोबाइल कवर और कपड़े धोने की टोकरी चबाते हुए देखा जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सांसद मीसा भारती के दिल्ली में स्थित आवास पर देर शाम को मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। आरजेडी सूत्रों ने बताया है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने लालू प्रसाद से उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना, फिर दोनों नेताओं ने एक साथ रात का खाना भी खाया। हालांकि देर रात दोनों नेताओं की ओर से कोई भी तस्वीरें या फिर सूचना शेयर नहीं की गई है। जब वहीं राजनीतिक हलकों में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी इन दिनों दिल्ली में हैं, जब वे दोनों बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ दिल्ली गए थे। जमीन के बदले नौकरी मामले की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई और फिर जमानत मिलने के बाद तेजस्वी वापस लौट आए हैं। गौरतलब है कि जमीन के बदले नौकरी देने का ये मामला मनमोहन सिंह के कार्यकाल का है, जब UPA 2 की सरकार में लालू यादव देश के रेल मंत्री का पद संभाल रहे थे। जब लालू यादव पर
आरोप है कि उन्होंने जमीन के बदले लोगों को फर्जी तरीके से नौकरियां दिलवाई है। जय इस मुद्दे पर लालू परिवार को लगातार घेरा भी जा रहा है। जय इस मामले की जांच सीबीआई करा रही है। जय ईडी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी जांच कर रही है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार के करीबियों के यहां छापे भी हो चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं कि जातीय गणना की रिपोर्ट के बाद पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर के विपक्ष लगातार नीतीश सरकार को घेर रही है। जब वहीं इस पर अब जेडीयू में भी सवाल उठने लगे हैं। जब जेडीयू सांसद ने सवाल उठाया है। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने जातीय गणना के आंकड़े को गलत करार दे दिया है। जब रिपोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इसको लेकर के बड़ी बैठक बुला ली है। जब उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को जातीय गणना की जो रिपोर्ट जारी की है वह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि वे तेली साहू समाज के संयोजक हैं। बिहार के सभी जिलों में अपने समाज के लोगों से बात की है। मुझे जानकारी मिली है कि पूरे बिहार में कई जगहों पर तेली साहू समाज के मोहल्ले और फिर टोलों की गिनती ही नहीं की गई है। सुनील कुमार चिंटू ने कहा कि जातीय गणना की रिपोर्ट में तेली साहू समाज की तादाद 2.81% बताई गई है। ये पूरी तरीके से गलत है। इससे कई गुना ज़्यादा तेली साहू समाज के लोग बिहार में रहते हैं। पूरे बिहार में तेली साहू समाज की गणना फिर से कराई जाए। 8 तारीख को पटना में तेली साहू समाज की बैठक बुलाई गई है। जब पूरे बिहार से लोग इसमें आ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे और फिर मांग करेंगे कि फिर से गणना कराई जाए। आपको बता दें कि बिहार सरकार की ओर से जारी किए गए जातिगत जनगणना के आंकड़े को अब तक विपक्ष ही गलत ठहरा रहा था। अब इस पर सत्ता पक्ष के लोग भी प्रश्न खड़ा करने लगे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है तो फिर आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। जब अब आपको छोटे छोटे काम के लिए बैंक नहीं जाना पड़ेगा। एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र के एजेंट खुद आपके घर तक चल करके आएंगे और फिर आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, क्योंकि स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कियोस्क बैंकिंग शुरू करने का प्लान बनाई है। यानी कि अब आपको पैसे निकालने और फिर जमा करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा बैंक, बल्कि ग्राहक सेवा केंद्र के एजेंट बैंकिंग सर्विस देने के लिए आपके घर पर ही पहुंच जाएंगे। कहा जा रहा है कि कियोस्क बैंकिंग की सुविधा शुरू होने से बुजुर्ग और फिर दिव्यांगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। उन्हें बैंक जाने के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य वित्तीय समावेश को और मजबूत और फिर आसान बनाना है, ताकि आम लोगों के घर तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाया जा सके। जब दिनेश खारा की माने तो स्टेट बैंक की इस नई पहल से अब ग्राहक सेवा केंद्र के एजेंटों को भी अपने कस्टमर को घर पर बैंकिंग सर्विसेज देने में काफ़ी मदद मिलेगी। जैसे साथ ही दिव्यांग, बुजुर्ग और फिर बीमार लोगों को बैंक नहीं आना पड़ेगा। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा है कि इस नई पहल के तहत शुरुआत में स्टेट बैंक ने 5 बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की है। यानी कि कस्टमर अब घर बैठे बैठे ही पैसे निकाल सकेंगे, पैसे जमा कर सकेंगे। जी हाँ, अब कस्टमर घर बैठे बैठे पैसे निकालने, जमा करने, मनी ट्रांसफ़र और बैलेंस चेकिंग और मिनी स्टेटमेंट की सुविधा पा सकेंगे। जहाँ खास बात यह है कि ये सेवाएँ बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र पर होने वाले कुल लेन देन के 75% से ज़्यादा है। दोस्तों बात करते हैं कि जाति गणना की रिपोर्ट जारी करने वाली बिहार की नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है। जाति गणना से जुड़े हुए मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। जब नोटिस का जवाब देने के लिए बिहार सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया गया है। जहाँ साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई अब जनवरी 2024 में होगी। वही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बड़ा झटका देते हुए कहा है कि हम किसी भी सरकार को नीति बनाने से नहीं रोक सकते हैं। ऐसे में बिहार सरकार ने जो जातिगत डेटा लिया है उसे वे गोपनीय जरूर रखें। जब इस मामले में शीर्ष अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख जनवरी 2024 तय की है। जब इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की है कि देश में जातिगत जनगणना को लेकर के व्यापक चर्चा की जरूरत है, इसलिए इसके तमाम पहलुओं पर चर्चा होनी चाहिए। जब इसमें अब बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी नोटिस का 4 सप्ताह में जवाब देना होगा। जब बाद में जब अगले साल जनवरी 2024 में इसकी अगली सुनवाई होगी, तब कोर्ट में इस मामले में कोई भी खास आदेश या फिर निर्देश दे सकता है। 2 अक्टूबर को जातिगत गणना सर्वे की रिपोर्ट जारी की तो फिर इसके अगले दिन याचिकाकर्ता ने कोर्ट से इस मामले में सुनवाई की अपील की थी। हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया था कि पूर्व से सूचीबद्ध तिथि के अनुसार 6 अक्टूबर को ही सुनवाई होगी। जब वहीं इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने सर्वे के आंकड़े को जारी करने पर रोक नहीं लगाई थी। अदालत का कहना था कि विस्तृत सुनवाई के बाद ही इस पर रोक लगाया जाएगा। इस बीच सर्वे रिपोर्ट जारी होने के बाद भी कोर्ट ने 3 अक्टूबर को त्वरित सुनवाई से मना कर दिया था। दोस्तों जातिगत गणना को लेकर के विरोध जारी है। अब तो मुस्लिम समाज में भी आवाज उठने लगी है। मुस्लिम समाज का कहना है कि जातिगत सर्वे से मुसलमानों की आबादी सामने आ गई है। जब बिहार में मुसलमान जाति को 3 समूह में बांटे हुए हैं।
इसमें अशरफ में अगड़ी जाति के लोग आते हैं, अजलाफ और अर्जाल में दलित और पिछड़े आते हैं। हिंदुओं में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और फिर शूद्र वर्ण होते हैं, वैसे ही मुसलमानों में अशरफ, अजलाफ और अर्जाल हैं। संख्या के हिसाब से अजलाफ और अर्जाल पिछड़े और फिर दलितों के 17.9 में से लगभग 13% है, जबकि भागीदारी उतनी ही नहीं है। सरकार के इस आंकड़े ने बिहार के मुसलमानों में अगड़े पिछड़े की लड़ाई छेड़ दी है। नसीम ने कहा है कि अगड़ी जाति के मुसलमानों को 3 वर्गों में बांटे हैं। अगड़ी जाति में सबसे बड़ी संख्या शेख मुसलमानों की है, इसके बाद पठान और फिर सैयद आते हैं। इनके अलावा बाकी पिछड़े या फिर और दलित मुस्लिम हैं। इसमें मोमिन, अंसारी, मदरिया, सुरजापुरी और मलिक मुस्लिम शामिल है। इनमें संख्या के हिसाब से मोमिन अंसारी सबसे ज़्यादा है। मुस्लिम समाज का कहना है कि हिस्सेदारी के आधार पर उनकी भागीदारी बहुत कम है। नीतीश और तेजस्वी की इस सरकार में अभी फिलहाल 5 मुसलमान मंत्री हैं, जिनमें सिर्फ एक ही पिछड़ा समाज से हैं। पिछड़ों को भी उनकी संख्या के हिसाब से भागीदारी हर क्षेत्र में दी जानी चाहिए। जाहिर है केवल हिंदुओं में ही नहीं बल्कि मुस्लिम समाज में भी अब जनगणना के आधार पर हिस्सेदारी के हिसाब से भागीदारी की मांग उठने लगी है। दोस्तों, बिहार के छपरा जिले से एक अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। दरअसल जिस प्रेमी के लिए छपरा के युवक ने लड़की बनना कबूल किया, उसी प्रेमी ने अपने प्रेमिका को बीच चौराहे पर लाकर छोड़ दिया। जब प्रेमी से ठुकराई प्रेमिका अब जीवन यापन के लिए ऑर्केस्ट्रा डांसर बन चुकी है। ये पूरा मामला बिहार के छपरा जिला के ईशुआपुर का है, जहां 2 लड़कों के बीच आपस में प्रेम परवान चढ़ा तो एक ने अपना लिंग परिवर्तन कर लिया और प्रेमी के साथ पति पत्नी जैसे जीवन व्यतीत करने लगा। जी हाँ, हालांकि 1 वर्ष तक साथ रहने के बाद प्रेमी का मन रिया से भर गया। यानी कि आपको बता दूं कि ये जो रिया है ये पहले लड़का था, यानी कि लड़का के बीच प्रेम हो गया, जिसके बाद एक प्रेमी लड़का से लड़की बन गया। जहाँ लड़की बन करके वो अपना नाम रिया रख लिया। इन्होंने अपना लिंग चेंज भी कर दिया, लिंग परिवर्तन कर लिया, जिसके बाद लड़का से लड़की बनी रिया को लड़की ने धोखा से घर भेज दिया। हालांकि आज भी युवक से युवती बनी उसकी प्रेमिका अपने प्रेमी से बेइंतहा प्रेम करती है। फिलहाल वे ऑर्केस्ट्रा में नाच गाना करके अपना जीवन यापन करने पर मजबूर हैं। मामला बिहार के छपरा जिले के ईशुआपुर थाना क्षेत्र के ईशुआपुर गाँव का है, जहाँ पढ़ाई के दौरान ही ईशुआपुर के साहिल की दोस्ती मरोड़ा प्रखंड के गौरा गाँव के चंदन कुमार नाम के युवक से हुई और फिर धीरे धीरे ये दोस्ती समलैंगिक संबंध में बदल गई। जब बताया जाता है कि दोनों का प्रेम जब परवान चढ़ा तो फिर दोनों मुंबई चले गए, जहां चंदन फिल्म इंडस्ट्री में स्पॉट बॉय के रूप में काम करने लगा। लगभग 2 सालों तक दोनों मुंबई, दिल्ली और फिर पुणे में साथ रहे। जहाँ इस दौरान लाखों रुपए खर्च करके मुंबई के एक अस्पताल में साहिल का ऑपरेशन करा करके उसका लिंग परिवर्तन कर दिया गया। इसके बाद लगभग 1 साल तक दोनों पति पत्नी के रूप में रहे। जहाँ इस दौरान फिल्मों और फिर एल्बम में साहिल से रिया बने साहिल ने डांस करके खूब रुपए कमाए और फिर अपने प्रेमी पर लुटाए। लेकिन जब प्रेमी चंदन का रिया से मन भर गया तो फिर उसने रिया को घर भेज दिया और बेवफा हो गया। रिया का कहना है कि वह किसी भी कीमत पर चंदन को छोड़ना नहीं चाहती थी, लिहाजा उसने गाँव में पंचायत बटोरी और स्थानीय स्तर पर समझौता भी हुआ और 50,000 रुपये के साथ गौरा में 1 कट्ठा जमीन देकर के दोनों प्रेमी युगल को अलग करने का फैसला हुआ। कथित रूप से चंदन के परिवार वालों ने रिया को 35,000 रुपये दिया, परंतु 1 कट्ठा जमीन उसे आज तक नहीं मिली। जहाँ इधर रिया के परिवार वाले गरीब हैं और इसे नियमित मान करके रिया को डांसर का काम करने की स्वीकृति दे दी गई है। ऐसे में अब लड़का से लड़की बनी रिया की जिंदगी ऑर्केस्ट्रा तक ही सीमित हो गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने घोषणा की है कि 2025 से 10वीं और 12वीं की कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए कुल 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। जिनकी उपस्थिति 75% से कम होगी उन्हें मैट्रिक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि बीएसईबी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसकी जानकारी स्कूलों को पहले ही दे दी जाएगी। जब बिहार बोर्ड ने बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए उपस्थिति नियमों की भी घोषणा की है। इसके तहत बोर्ड ने कक्षा 9 से 12 तक 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। इस नियम के अनुसार जिनकी उपस्थिति 75% नहीं होगी उन्हें अगले साल बोर्ड परीक्षा में शामिल होने की भी नहीं दी जाएगी। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड यानी कि बीएसईबी ने पहले स्पष्ट किया था कि ये 75% की आवश्यकता संयुक्त नहीं है और छात्रों को प्रत्येक कक्षा में नियम का पालन करना होगा। इसके लिए बोर्ड की ओर से एक ऐप तैयार किया जा रहा है। ऐप के
जरिए छात्रों की उपस्थिति का डेटा माना जाएगा। इस पर प्रधान अध्यापकों द्वारा उपस्थिति जोड़ी जाएगी। ये डेटा हर महीने आगे भेजा जाएगा ताकि सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी हो सके या उपस्थिति में भी कोई भी छूट नहीं मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक बिहार के सरकारी स्कूलों की बदहाली दूर करने के लिए एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं। जहां बिहार के स्कूलों में घूम घूम करके के पाठक स्कूलों का धुआंधार निरीक्षण कर रहे हैं, जहां लेकिन हालात सुधरते नहीं दिख रहे हैं। जहां सरकारी स्कूलों की बदहाली जस की तस बनी हुई है। बिहार के सरकारी स्कूलों की बदहाली की एक तस्वीर बांका जिले से सामने आई है, जहाँ छोटे छोटे स्कूली बच्चे सड़क पर पढ़ाई करते हुए दिखे। बदहाली की तस्वीर सामने आने के बाद लोग पूछ रहे हैं कि क्या इसको लेकर के पाठक एक्शन लेंगे। दरअसल बांका में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जहां अमरपुर में पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से गांवों में बारिश का पानी जमा हो गया है। दोस्तों नीतीश सरकार ने एक स्कीम निकाली है जिसमें से 20 लाख रुपए दे रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि नीतीश सरकार की ये स्कीम एकीकृत बागवानी मिशन योजना है। इस योजना के तहत बिहार सरकार मशरूम की खेती के लिए 10 लाख रुपए का अनुदान देती है। दरअसल इस योजना के तहत सरकार बागवानी खेती की तरफ आकर्षित करना चाहती है। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो फिर ये आपके लिए सुनहरा मौका है, जहाँ बिहार सरकार मशरूम की खेती के लिए प्रोत्साहन कर रही है, इसीलिए सब्सिडी दे रही है। यह सरकार 50% यानी कि 10 लाख रुपए किसानों की सब्सिडी के तौर पर देगी। इस योजना के तहत किसान बैंक से 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gb.in पर जाना होगा। जहाँ सरकार का मानना है कि बिहार के किसान पारंपरिक खेती के साथ ही बागवानी की तरफ आगे बढ़े। यह बागवानी से किसानों को कम समय में ज़्यादा फायदा होगा। जहाँ इस कड़ी में मशरूम की खेती भी है, जहाँ मशरूम की खेती कभी कभी कहीं भी की जा सकती है, जिसके लिए 20 से 30 डिग्री तापमान अनुकूल माना जाता है। मशरूम की फसल 2 से 3 महीने में तैयार हो जाती है। आपको बता दूं कि विश्व में यानी कि पूरी दुनिया में 10,000 से ज़्यादा मशरूम की प्रजातियां हैं। दोस्तों अब बात करेंगे कि गोभी एक ऐसी सब्जी है जिसकी खपत देश भर में है। या इसकी सब्जी कई तरह से बनाई जाती है। यही कारण है कि बिहार में भी गोभी की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, जहाँ किसानों को फायदा भी अधिक होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार के वैशाली जिले में एक ऐसा गाँव है जहाँ के 75% किसान एक ही सब्जी की खेती पर निर्भर है। जहाँ 75% किसान एक ही सब्जी की खेती करते हैं। आलम यह है कि यहाँ के अधिकतर किसान दशकों से सिर्फ और सिर्फ गोभी की खेती करते हैं। जहाँ हम बात कर रहे हैं बिहार के वैशाली जिले के रिखर गांव की। इस गांव में घूमते ही खेतों में आपको सिर्फ और सिर्फ गोभी ही दिखेंगे। जी हाँ, अनुमान है कि यहाँ लगभग 200 एकड़ में इसकी खेती होती है। दरअसल इस गांव के लोग बताते हैं कि हमारे पूर्वजों के समय से ही इस गांव में गोभी की खेती की जाती थी। जहाँ उन्हीं लोगों की देखा देखी और फिर नफा नुकसान के अनुभव से सीख लेकर के हम लोग भी पुष्ट दर पुष्ट गोभी की खेती कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि इस गांव की 75% आबादी गोभी की खेती पर आधारित है। ग्रामीण बताते हैं कि इस गांव से आसपास के कई जिलों से लोग यहां गोभी खरीदने के लिए आते हैं। जहाँ प्रेमेश्वर पंडित बताते हैं कि हमने भी 1 एकड़ में गोभी की खेती की है। ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो 1 एकड़ से अधिक ज़्यादा तक में खेती करते हैं। किसान जयप्रकाश बताते हैं कि हमारे गाँव की आबादी लगभग 7,000 है। यहाँ के 75% किसान गोभी की खेती पर निर्भर है। जब गोभी की खेती में ज़्यादा मुनाफा है, इस कारण हम लोग शुरू से गोभी की खेती करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया है कि मैंने भी 2 एकड़ में गोभी की खेती की है, जो 10 दिन बाद बाजार में बेचने लायक हो जाएगा। इससे सालाना 4 से 5 लाख रुपए का मुनाफा हो जाता है। किसान धर्मेंद्र ने बताया है कि गोभी की खेती किसानों के लिए लाभदायक है। इसमें किसानों को 2 गुना मुनाफा देता है, इसलिए यहाँ के किसान गोभी की खेती करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अगर आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए बिहार सरकार से 30 लाख रुपए की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से 10,000 और फिर 5,000 लेयर मुर्गी क्षमता वाले फार्म खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जिन लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था उनकी स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। जल्द ही सब्सिडी का लाभ भी दिया जाएगा। खबर के अनुसार इस योजना के तहत सभी वर्गों के किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। इसके तहत किसानों को 30 से लेकर के 40% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। जब वहीं बैंक लोन के ब्याज पर भी किसानों को 50% सब्सिडी दी जा रही है। अगर आपने इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है तो फिर आप पशुपालन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.poultry2023.dreamline.in पर जाकर के प्रपत्र की स्थिति देख सकते हैं और फिर इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में नौकरी करने वाले शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक शिक्षा विभाग ने बिहार के 2 लाख शिक्षकों के लिए 713 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। बहुत जल्द शिक्षकों को सितंबर महीने का वेतन दे दिया जाएगा। जहां खबर के अनुसार बिहार के सभी पंचायती राज संस्थानों और फिर सभी नगर निकायों के शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाएगा। जहाँ वही उत्क्रमित मध्य विद्यालय में जिला संवर्ग के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान शिक्षकों एवं प्रधान अध्यापकों को भी सितंबर महीने का वेतन मिलेगा। आपको बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग ने दुर्गा पूजा और फिर दशहरे से पहले शिक्षकों को वेतन देने के आदेश जारी किए हैं। जब बहुत जल्द इन शिक्षकों एवं प्रधान अध्यापकों के सीधे बैंक अकाउंट में पैसों की राशि भेजी जाएगी। इसको लेकर के तैयारी चल रही है। दरअसल बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले इन शिक्षकों एवं प्रधान अध्यापकों को अभी तक सितंबर महीने का वेतन नहीं मिला है, लेकिन अब विभाग के द्वारा वेतन भुगतान करने के लिए राशि जारी कर दी गई है और जल्द से जल्द वेतन देने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के रहने वाले लोग मात्र 5,000 रुपये की लागत से 5 बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, जहां और फिर धीरे धीरे इस बिजनेस को बड़े स्तर पर स्थापित करके इससे अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। आपको बता दूं कि आज के समय में बहुत से लोग इस बिजनेस से लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। जब बिहार में आप 5,000 रुपये से आप कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हम आपको ऐसे 5 बिजनेस के बारे में भी आपको बताएंगे जो आप 5,000 रुपये से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जूस शॉप बिजनेस। जी हाँ, जब बिहार में आप मात्र 5,000 रुपये की लागत से जूस शॉप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें कि जूस बनाने के लिए 2 से 3 हज़ार में मशीन मिल जाएगी। आप इसे ऑनलाइन भी मंगा करके जूस का बिजनेस कर सकते हैं। वहीं पर दूसरे नंबर पर बात करें तो फूल की खेती का बिजनेस आप कर सकते हैं। जहाँ बिहार में बहुत से लोग पूजा करने के लिए फूल की खरीद करते हैं, इसलिए आप फूल की खेती का बिजनेस शुरू करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। जब फूल की खेती के लिए सरकार के द्वारा भी अनुदान मिलता है। वहीं पर तीसरे नंबर पर पौधे नर्सरी का बिजनेस आप कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपने गाँव में पौधे नर्सरी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इस पौधे को शहर में ला करके बेच सकते हैं। शहर में बहुत से लोग गार्डनिंग का शौक रखते हैं। वहीं पर चौथे नंबर पर बात करते हैं पेपर बैग का बिजनेस। तो बिहार में प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है, ऐसे में आप घर बैठे पेपर बैग बना करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। वहीं पर 5वें नंबर पर बात करते हैं चाय की दुकान। जी हाँ, बिहार के शहरों में बहुत से लोग सुबह सुबह चाय पीना पसंद करते हैं। गांव में भी बहुत से लोग सुबह सुबह चाय पीना पसंद करते हैं। ऐसे में आप चाय के साथ कॉफ़ी स्टॉल लगा करके इसका बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस से भी अच्छी खासी कमाई होती है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और गाय पालन करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए अच्छी खबर सामने आई है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार सभी जिले के लोगों को गाय पालने के लिए 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। खबर के अनुसार देसी गोपालन प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य में साहिवाल, गिर और थारपाकर गाय की नस्लों का पालन करने के लिए SC ST वर्ग के लोगों को 75% और सभी वर्गों के लोगों को 50% का अनुदान दिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार से जिन लोगों ने देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन किया था उन लोगों को स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। जहां बहुत जल्द देसी गाय का डेयरी स्थापित करने के लिए विभाग के द्वारा लोगों को सब्सिडी दी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए कितना पैसा मिलेगा, तो आपको बता दूं कि 15 देसी गाय पालने के लिए सभी वर्ग के लोगों को 8,80,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। वहीं पर 20 देसी गायों के लिए सभी वर्ग के किसानों या फिर पशुपालकों को 10,68,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। वहीं पर 2 देसी गायों के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गों को 1,81,500 रुपये, जबकि अन्य सभी वर्ग के किसानों पशुपालकों को 1,21,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। वहीं पर 4 देसी गायों के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को 3,90,000 रुपये, जबकि अन्य सभी वर्गों के किसानों पशुपालकों को 2,60,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के नालंदा, नवादा, गोपालगंज समेत 11 जिलों में ट्रामा सेंटर बनाए जाएंगे। इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार ये ट्रामा सेंटर इन जिलों के सरकारी अस्पतालों में बनाया जाएगा। इसको लेकर के स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार ने गुरुवार को संबंधित जिलों के सिविल सर्जन के साथ ट्रामा सेंटर स्थापित करने को लेकर के बैठक की है और फिर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि यह ट्रामा सेंटर नेशनल हाईवे
विद्यालय के पास बनाया जाएगा। इसके लिए ऐसी जगह का चयन किया जा गया है जहां सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती है। इस ट्रामा सेंटर में ब्लड बैंक के साथ साथ ऑक्सीजन और आधुनिक उपकरण की पूरी व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। जब विभाग का कहना है कि इन जिलों में ट्रामा सेंटर प्रारंभ होने से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी आएगी। अगर किसी व्यक्ति का सड़क दुर्घटना होता है तो फिर उसे तुरंत नज़दीकी के ट्रामा सेंटर में भर्ती किया जाएगा ताकि उसकी जान बचाई जा सके। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव के पाठक के आदेश के बाद बिहार में 3566 स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक इन स्कूलों ने विभाग के आदेश के बाद भी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति की जानकारी नहीं दी है। खबर के अनुसार विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए हर दिन छात्रों की उपस्थिति का ब्यौरा मांगा है, लेकिन राज्य के सभी जिलों में कई ऐसी सरकारी स्कूल मौजूद हैं जो छात्रों की उपस्थिति का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें कि विभाग के द्वारा स्कूलों से उपस्थिति की 3 तरह की जानकारी मांगी गई है, जिसमें पहला 75% से अधिक उपस्थिति वाले छात्र छात्राओं की जानकारी, दूसरा 75% से कम और फिर तीसरा 50% या फिर उससे कम उपस्थिति वाले छात्र छात्राओं की जानकारी। जब विभाग के आदेश के बाद कई स्कूलों ने ये जानकारी आधी अधूरी दी है तो फिर कुछ स्कूलों ने विभाग को इसकी जानकारी नहीं दी है। अब ऐसे स्कूलों को चिन्हित करके इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के विभाग के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में कृषि यंत्र खरीदने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के किसानों को खेती करने के लिए आवश्यक कृषि यंत्र एवं उपकरण पर अनुदान के लिए कुल 119 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। खबर के अनुसार बिहार में किसानों को हसुआ, खुरपी, कुदाल समेत अन्य कई चीज़ों की खरीद पर 80% का अनुदान मिलेगा। जब वहीं किसानों की आवश्यकता के हिसाब से उनके लिए कुल 108 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा। आपको बता दें कि कृषि विभाग के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में कुल 21 नए कृषि यंत्रों को योजना में जोड़ा गया है, जिस पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इसका लाभ लेने के लिए जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसकी तैयारी चल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दें कि आप आधिकारिक वेबसाइट www.farmech.bis.nic.in पर जाकर के इस योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और फिर दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव इन दिनों चुनावी हुंकार भरने में लगे हुए हैं। इसके लिए पूर्णिया की जमीन को तलाश लिया है। यही कारण है कि पप्पू यादव हर दिन कोई ना कोई सभा जरूर कर रहे हैं और फिर उनकी सभा में भीड़ भी जुट रही है। इस दौरान पप्पू यादव मंच से इंडिया और एनडीए दोनों ही अलायंस को आईना दिखा रहे हैं। उन्होंने पूर्णिया के पूर्व सांसद पप्पू सिंह के बारे में कहा कि चुनाव के समय दिल्ली से चलकर के पूर्णिया आने वाले नेता को जनता जान चुकी है। जब वही पूर्णिया के वर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा के बारे में उन्होंने कहा कि कौन है संतोष कुशवाहा, मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ पूर्णिया की जनता को जानता हूं, जिसने मुझे बेटा और भाई समझा है। दरअसल पप्पू यादव जनता की समस्याओं को भी जानते हैं और फिर यही वजह है कि अपने भाषण में जनता की दुख दर्द की बात करने के साथ साथ आपदा के वक्त अपने किए गए कार्यों को गिनना भी नहीं भूलते हैं। 2024 के चुनाव को लेकर के अभी से ही अपनी उपस्थिति दिखा रहे पप्पू यादव इंडिया और एनडीए दोनों के लिए सीमांचल में अब खतरा दिख रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है। लोगों को धूप के दर्शन नहीं हो रहे हैं। जब पिछले कई दिनों से हो रही बारिश ने एक तरफ जहां किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दिया है तो फिर वही दूसरी ओर आम लोगों के जीवन को भी प्रभावित किया है। जब बिहार का तापमान बुधवार और फिर गुरुवार को नरम रहा, पटना और भागलपुर समेत कई जिलों में बारिश हुई तो थमने का नाम नहीं लिया। जब भागलपुर में इस सीजन में ऐसा पहली बार हुआ है जब बारिश सुबह से शुरू होकर के रात तक पड़ती रही। इस बीच अब मौसम विभाग की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है, जहां बिहार से मानसून की वापसी कब होगी और बारिश कब से पूरी तरीके से थमेगी, मौसम विभाग ने इस बारे में बता दिया है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 24 घंटे तक मानसून के सक्रिय होने के आसार हैं। जहां उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व बिहार में कई जगहों पर बारिश अभी होगी, वहीं बचे हुए इलाकों में बारिश काफी कम होगी। जहां मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी भी दी जा चुकी है कि बिहार में बारिश का दौर कब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जहां मानसून की वापसी की तिथि भी सामने आ चुकी है। जहां मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी में विकसित हवा का नम्य दबाव का क्षेत्र बुधवार को झारखंड के संथाल परगना और फिर पश्चिम बंगाल एरिया में एक्टिव रहा। जहां इस
मौसमी सिस्टम के कारण बुधवार को बिहार के भागलपुर समेत अन्य जिलों में अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि बहुत जल्दी बिहार से मानसून की वापसी हो जाएगी। जहां मौसम विभाग ने यह आशंका जताई है कि 5 से 10 दिन के अंदर बिहार से मानसून की वापसी हो जाएगी, यानी कि मानसून की विदाई हो जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में हर साल 12 से 15 जून के बीच में मानसून दस्तक देती है और इसके जाने का डेट अक्टूबर महीने की शुरुआत में होती है, यानी कि 10 से 15 जून के बीच में मानसून आती है और फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह में उसकी विदायगी हो जाती है। और इस बार भी ऐसा ही मौसम विभाग ने आशंका जताया है। दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से बिहार आने वाले हैं। बीजेपी ने मुजफ्फरपुर में उनकी रैली की तैयारी शुरू कर दी है। अमित शाह की जनसभा के लिए स्थल का चयन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गुरुवार तक जगह का चयन कर लिया जाएगा। इसके बाद उनके आगमन की तिथि भी घोषित कर दी जाएगी। अमित शाह के अगले महीने यानी कि नवंबर में बिहार आने की संभावना जताई गई है। मुजफ्फरपुर में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा के लिए पताई हवाई अड्डा, पुलिस लाइन समेत कई जगहों के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। जब बीजेपी सूत्रों के अनुसार गुरुवार तक सभा स्थल का चुनाव कर लिया जाएगा। इसके बाद जल्द ही अमित शाह के दौरे की तारीख फाइनल कर दी जाएगी। जब लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह के आगमन को लेकर के उत्साहित बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता उनके दौरे की तैयारी में जुट गए हैं। आपको बता दें कि अमित शाह का मुजफ्फरपुर दौरा करीब 8 साल बाद होगा। जहाँ इससे पहले वे 2015 में यहाँ आए थे। हालांकि उस समय उन्होंने कोई भी रैली नहीं की थी, सिर्फ पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक में पार्टी के नेताओं के अलावा अन्य लोगों के प्रवेश पर पाबंदी थी। इस बार वे मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी की इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुजफ्फरपुर जिले की दोनों सीटों पर अपनी दावेदारी जताना है और फिर बिहार की राजनीति को दिशा देना है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।